हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने जो स्टडी करी है काइनेमेटिक्स में, हमने देखा कि किस तरह से मोशन एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, बिना एक्सेलरेशन के हो रहा है, 1D मोशन क्या होता है, हमने समझा मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, मोशन विद एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन कैसे होता है, और हमने ये भी सीखा कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो मोशन कैसे हो रहा है। कमाल की बात यह है कि यह सभी स्टडी जो हमने कुछ फार्मूलाज के साथ कुछ फंडामेंटल्स सीखे, कुछ फार्मूलाज सीखे, कुछ डेरिवेशंस किए, इक्वेशंस हमने डिराइव की, उनका यूज किया। कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि ये सभी चीज, ये पूरी की पूरी स्टडी हम बिना फार्मूले के, मतलब फार्मूला तो काम आएगा लेकिन ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काइनेमेटिक्स का, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पूरे मोशन की स्टडी विद ग्राफ। हम ग्राफिकल एनालिसिस के साथ देखेंगे कि मोशन के दौरान किसी भी मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे ग्राफ के साथ। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम देखेंगे। वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, वेलोसिटी का कैसे होता है पोजीशन के साथ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या होगा और एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो क्या होगा। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक है, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम अभी थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, पर उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। मैं आपको ज़्यादा बेसिक नहीं समझाना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है आप सभी 10th पास बच्चे हो, तो आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होगी। ग्राफ में इस तरह से दो एक्सिस बना देते हैं, इसे y एक्सिस बोल देते हैं, इसे x एक्सिस बोल देते हैं, ठीक। फिर हम x में वेरिएशन करते हैं, चेंज करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में y में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम नोट करते हैं, इसमें वेरिएशन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब ज़्यादा मैं आपको बेसिक समझाने से बचना चाहता हूँ। ज़्यादा हम 10th 9th के उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग चीज़ है। फिलहाल हमें समझना होगा कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की स्टडी करनी है तो x की जगह हम लिखेंगे टाइम t और यहाँ पर लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट s। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कर्व बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें सिंपल जो बातें हैं वो बताना चाहता हूं। पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व किसी भी समय आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहली बात। दूसरी बात, स्लोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं इस बारे में। शायद आपने ना पढ़ा हो, वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखी होगी। मैं वो एग्जांपल लेके समझाता हूं। हमने बचपन में मतलब 9th-10th क्लास में सीखा है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। y होता है ये वाला एक्सिस, x होता है ये वाला एक्सिस, c होता है इंटरसेक्शन के कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता है, वो c हो जाता है। m क्या था याद करो, m था स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरा जो कर्व है वो ऐसा है। अब ये जो एंगल बना रहा है इसका tan थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप।
इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप वेरिएबल भी हो सकता है, स्लोप कांस्टेंट भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन अगर कर्व है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है इस लाइन में, तो स्लोप चेंज भी हो सकता है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा, यहां पर y की जगह है डिस्प्लेसमेंट, x की जगह है टाइम, तो हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप खुद बताइए कि एस टी कर्व का स्लोप हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बताता है किसी भी समय। मान लीजिए कर्व अगर ऐसा था, मान लीजिए मुझे इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, tan थीटा निकाल लूंगा। मान लीजिए कर्व अगर ऐसा था, इस टाइम पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं यहां पर स्लोप निकाल लूंगा, ये स्लोप, और मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, एस टी कर्व का किसी भी समय अगर हम किसी भी पॉइंट पर हाथ रखेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकाल लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, ये दो बातें सीखने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए a की वैल्यू है 0, मतलब मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचिए अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन कैसे दिखेगी, ये दिखेगी s इक्वल्स टू ut, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। कहां से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। ये आ जाएगा s, ये आ जाएगा t, इसका tan थीटा ये हो जाएगा u, y इज इक्वल्स टू mx, c जो है वो 0। बात समझ में आई। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जिसका किसी भी समय पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगा, ये वाला लेंथ जो होगी ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट दिखा देगी, और ये लेंथ हमें टाइम बता देगी। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी बता देगा। इनिशियल, फाइनल कोई सी भी कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हो। इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी उतनी ही आएगी। इनिशियल कह दो, फाइनल कह दो, एवरेज कह दो, सभी तरह की वेलोसिटीज यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये केस नंबर 1 था, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास रेस्ट है, u भी 0 है, इसका मतलब रेस्ट है। तो कर्व कैसा मिलेगा, पहले a 0 किया, मैंने कह रहा हूं a के साथ u भी 0 है, अब कर्व कैसा मिलेगा, तो अब कर्व मिलेगा कुछ ऐसा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन फिक्स हो गई, सिर्फ और सिर्फ टाइम आगे चलता जाएगा। इस केस में जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा होगा वो 0। स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये कब है, ये तब है जब एक्सेलरेशन 0 है
और ये कब है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों जीरो है। चलिए, तो एक केस और आ सकता है। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज पॉजिटिव। मैंने सब तरीके से लिख दिया, जैसा आपको समझ में आए वैसा लिख दिया। ठीक, तो जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इक्वेशन कैसी दिखेगी? इक्वेशन दिखेगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं u जीरो है, u क्या है? जीरो है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? तो पहले इक्वेशन को समझिए। s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ए टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब हमारा जो कर्व होने वाला है वो कहीं से भी कहीं तक भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये कर्व कैसा बनेगा? ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, यहां पर u क्या है? जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर इस कर्व को थोड़ा समझे हम, तो हम क्या देख पाएंगे कर्व में कि कर्व की वेलोसिटी, ये पोजीशन जो है इनिशियली तो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगी। टाइम इतना जल्दी चेंज नहीं हो रहा जितनी जल्दी पोजीशन चेंज हो रही है। सही है? इनिशियली तो पोजीशन कम चेंज होगी, टाइम ज्यादा चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो पोजीशन, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन जीरो से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अगर हम ध्यान देने की कोशिश, ध्यान दें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे जो स्लोप आएगा थीटा, और यहाँ जो स्लोप आएगा थीटा टू, थीटा वन, तो जो थीटा टू है वो ज्यादा है थीटा वन से। थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से। धीरे धीरे स्लोप क्या होगा? आगे 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 बढ़ता जाएगा। मतलब टेन थीटा टू ग्रेटर देन है टेन थीटा वन से, v2 इज ग्रेटर देन v1। यहां पर वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे। अब यहाँ पर टेन थीटा अलग अलग है, स्लोप अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन जीरो से छोटा है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या? तो हमें जो कर्व मिलेगा वो कर्व कुछ ऐसा होगा। इनिशियली पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और बाद में पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगी ऐसे। क्यों चेंज होगी समझिए। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब क्या है इसका कि वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा है। हम स्लोप देखें, वेलोसिटी मतलब स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी। यहाँ पे जो स्लोप है देखिए थीटा ज्यादा है, और यहाँ पर अगर आप थीटा देखेंगे तो ये थीटा कम है, थीटा वन थीटा टू। तो थीटा वन ज्यादा है थीटा टू से, टेन थीटा वन ज्यादा होगा टेन थीटा टू से, वेलोसिटी वन ज्यादा होगी वेलोसिटी टू से। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा है और बाद में वेलोसिटी क्या है? कम हो रही है। इनिशियली जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज हो रही है, बाद में पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगी। ये हमारे पास कर्व आ गया, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व।
हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है कि हम कर्व देखें और हमें याद आ जाए कि कर्व किसका है। अगर कर्व ऐसा है तो हमें पता होना चाहिए है कि एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है। अगर कर्व ऐसा है तो हमें पता होना चाहिए है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है, स्लोप कम होता जा रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व क्या कहता है। वेलोसिटी टाइम कर्व के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है v = u + at। फिलहाल हम इसको लेकर के चलते हैं, बाकी जो भी आएगा आगे देखते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि अगर हम वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करते हैं तो जो बात इंपॉर्टेंट है वो समझिए। वेलोसिटी टाइम कर्व में जो इसका मान लीजिए वेलोसिटी टाइम कर्व थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम कर्व आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। वेलोसिटी टाइम कर्व बताएगा कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो ये देगा वेलोसिटी टाइम कर्व, इसका जो स्लोप है, हम स्लोप की बात करें, सोचिए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। दिस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दिस अपॉन दिस, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा। अब देख करके बताइए इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम कर्व की जब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। क्या, इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बताता है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, अभी आगे समझेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताएगा। सोचिए अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं, ये अपने पास स्लोप था, स्लोप होता है tan थीटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज टू a, ये यहां पे लिख दिया है। यहां से इसको इरेज करते हैं और हम समझते हैं। सोचिए इस कर्व के अंडर एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका एरिया अगर मैं अंडर कर्व करूं, इसका निकालने की कोशिश करूं तो आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब हम डायमेंशनली समझेंगे कि क्या होगा। देखिए टाइम होता है सेकंड, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो जो डायमेंशन आई वो आई डिस्टेंस की। तो हमें समझना होगा कि जो एरिया अंडर वीटी कर्व है वो हमें किस बारे में बताता है, वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी कर्व टेल्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी वीटी कर्व का एरिया निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वीटी कर्व हमें कैसे कैसे देखने को मिल सकता है। तो पहली कंडीशन आती है जब एक्सेलरेशन 0 हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा हो, तो बहुत ही सुंदर सुकून देने वाला कर्व ये बन जाएगा। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, v = u, दैट्स इट। v = u, जितनी इनिशियल स्पीड थी उतनी ही फाइनल स्पीड होगी। अब अगर इसमें सेम सब कुछ वही रहेगा, इसका स्लोप कितना है, स्लोप है 0,
टेन थीटा है 0, एक्सेलरेशन है 0। बात समझ आ रही? स्लोप 0, टेन थीटा 0, एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये एरिया। एरिया क्या बताएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट, क्या आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अभी तक, वो आपको ये बता देगा। ठीक। सेकंड केस आता है जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें भी दो कंडीशन बनती है। जब u 0 होगा मतलब मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा ऐसे। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? v इक्वल्स टू 8। ये स्लोप आ जाएगा थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू a, और हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 1/2 vt। ये बेस इंटू हाइट। एरिया कितना हो जाएगा इसका? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद का कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए थर्ड केस में u 0 नहीं है, u 0 नहीं है, मतलब मोशन स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा है। स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन मोशन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू u प्लस at। जो हमारा कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास होता है u, क्या होता है? u। द मोशन बिगिंस विद u एट t is equals to 0, v is equals to u। ये v है, ये t है। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी u, मतलब 5, 10, 15 मीटर पर सेकंड से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है? मतलब कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए पेन कैप है, इसको मैं फेंकूंगा, तो जब मैं फेंक रहा हूं तो यहाँ पर इसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा। मैं चाहता हूं ये ऊपर जाए, तो ऊपर जाने के लिए इसको थ्रो करना पड़ेगा। थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक। एक्सेलरेशन यहां पर भी मैंने पॉजिटिव रखा है। एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है? यहां पे अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें एरिया क्या मिलेगा? देखिए, एक तो रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, तो स्लोप तो आ जाएगा यहां से। पहले स्लोप लिख देते हैं। स्लोप टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये t, और ये कितना है? v। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और एरिया की बात करें, एरिया अंडर द कर्व, तो वो कितना आएगा? एरिया आएगा u इंटू टी, u इंटू टी। ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, प्लस हाफ, ये हो जाएगा बेस, ये बेस इंटू हाइट। बेस मतलब t और हाइट मतलब v। ठीक है ना? इसको v इक्वल्स टू ut लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। वो मेरा अभी यहाँ पे टारगेट नहीं है, फिलहाल हमें समझना है कि क्या होता है। s आ जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, इसको at स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो बात की बात है। ठीक है? वो अभी हमारा टारगेट नहीं, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हमें समझना ये है कि जो एरिया है ये एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बता रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी इक्वेशन में हमारे पास u 0 है, u क्या है? 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। एक्सेलरेशन 0 से छोटा है, तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, v t नीचे नीचे। अब अगर आप इस कर्व का देखोगे स्लोप, तो स्लोप कैसा दिखेगा? स्लोप दिखेगा नेगेटिव।
और अगर स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलेगी कि इसकी वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक टाइम पर आकर के ये जीरो भी हो जाएगी। ठीक। अगेन एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या वीटी कर्व सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही बन सकता है? क्या ऐसा मोशन पॉसिबल नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो? बिल्कुल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अभी वही मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। सोचिए अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल है और पॉजिटिव है, तो हमें जो वीटी कर्व मिलेगा वो बहुत ही प्यारा सा ऐसा कर्व होगा वी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है यानी कि tan थीटा है, कुछ भी है, मान लीजिए tan थीटा 1, और यहां पर जैसे ही ऊपर गए तो थीटा बढ़ गया और tan थीटा 2 मिल गया। मैं लिख सकता हूं tan थीटा 2 ग्रेटर देन है tan थीटा 1 से, वेलोसिटी 2 पर ज्यादा है वेलोसिटी 1 से, एक्सेलरेशन 2 ज्यादा है एक्सेलरेशन, मतलब ये तो tan थीटा तो एक्सेलरेशन होता है, बता रहा हूं जस्ट कि वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ के t टाइम में जो चेंज है वेलोसिटी का, उससे ज्यादा चेंज वेलोसिटी में इस t टाइम में आएगा। इनिशियली वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी में चेंज भी क्या होता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है। अब एक सवाल यह है कि इस कंडीशन में आप एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो इस कंडीशन में एरिया निकालने का तरीका मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, याद कीजिए। वेलोसिटी और टाइम हम ऐसा लिख सकते हैं dv = a dt, इंटीग्रल वाली जो इक्वेशंस थी वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप्स कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रिप, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। ठीक, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? इस स्ट्रिप का एरिया आएगा dt इंटू v, तो v इंटू dt एरिया आ गया। ये क्या हो जाएगा, ds। सही। ऐसे ही स्लोप के लिए हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। एरिया निकालने के लिए स्लोप यहां से निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, एरिया के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो यहां से हम इसका एरिया इंटीग्रल वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे t बराबर 0 से लेकर के t तक, 0 से t तक वेलोसिटी कहां तक गई, वेलोसिटी गई 0 से लेकर के v तक। अब जरूरी नहीं है कि कंडीशन जो है, लिमिट्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट, v1 से v2 हो सकती है और t1 से t2 हो सकती है। तो जो भी सूटेबल लिमिट्स होगी वो लिमिट हम अप्लाई करेंगे और ये इंटीग्रेशन वाली इक्वेशंस को यूज करके हम यहाँ पे सभी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको इक्वेशंस यूज करना जरूर सिखाऊंगा। आगे चलते हैं।
क्या वीटी कर्व नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ भी पॉसिबल है? मतलब एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है और साथ में नेगेटिव भी है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वीटी कर्व ऐसा आ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बाद में वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी, बाकी सारा कंसेप्ट वैसा का वैसा रहेगा। इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और जो भी हमने पढ़ा है वो एज इट इज रहने वाला है, सिर्फ कर्व का नेचर बदल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम कर्व। अब एक्सेलरेशन टाइम कर्व हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कर्व ऐसा आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो कर्व ऐसा या ऐसा, जैसा भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। बट जो बातें ध्यान रखने वाली है वो क्या है? पहली बात, एटी कर्व यानी कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व किसी भी पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन बताता है कि किसी भी टाइम पर, किसी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व हमें बताता है। दूसरी बात, एटी कर्व का एरिया, एटी कर्व का एरिया हमें वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। मैंने अभी लिखी थी इक्वेशन dv इक्वल्स टू a dt इंटीग्रेशन, सही है ना? तो इसको आप कह सकते हो v2 माइनस v1 बराबर a dt। तो वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया है वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा वेलोसिटी के बारे में बताएगा, वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद क्या बात करें? इसका स्लोप, एटी कर्व का स्लोप हमें कुछ नहीं बताता। एटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन अपॉन टाइम जैसी कोई क्वांटिटी हमने डिफाइन अभी तक नहीं की है। अगर आप कुछ यूजफुल ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, और नोबेल प्राइज ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तब समझ में आएगा ज़्यादा। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं, बताइए क्या एसटी कर्व ऐसा हो सकता है? एस टी, क्या एसटी कर्व ऐसा हो सकता है? क्या वीटी कर्व ऐसा हो सकता है? सोचिए और सोच के बताइए, क्या एसटी कर्व ऐसा हो सकता है? देखिए यहां पे अगर हम ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान दें, तो यहां पे एसटी कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कितना हो जाएगा? 10 थीटा की जगह आ जाएगा 90, 10 90 होता है इनफिनिट, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई? इनफिनिट। क्या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी कार की वेलोसिटी या किसी इंसान की वेलोसिटी इनफिनिट हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती। मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें पता है वो होता है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो भी सिर्फ लाइट की होती है, और किसी चीज की अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए स्पीड। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि एसटी कर्व का स्लोप कभी भी 90 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्लोप 90 हुआ तो वेलोसिटी इनफिनिट हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम एक्सेलरेशन के साथ है। वीटी कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो भाई आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, प्रूव कर देना। ठीक, ये बात है।
और अच्छा एक चीज ये बताइए, क्या एसटी कर्व या वीटी कर्व ऐसा बन सकता है कि एक पार्टिकल घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाए? ऐसा हो सकता है? सोचिए और बताइए, क्या एसटी कर्व ऐसा हो सकता है एक पार्टिकल घूमकर अपनी जगह आ गया वापस, ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के? तो आप बोलोगे शायद हो सकता है, आप बोलोगे शायद नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? आप समझिए, अगर मैं एक लाइन खींचूं तो मैं क्या देखूंगा, एक ही टाइम पर दो पोजीशंस डिस्प्लेसमेंट, ये भी और ये भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात, एक टाइम पर आप दो जगह नहीं हो सकते। दूसरी बात, टाइम अपने आप को वापस नहीं ला सकता। आप सोचिए, हम प्रेजेंट से फ्यूचर में गए और फ्यूचर से वापस से पास्ट में आ गए, टाइम को वापस से पीछे नहीं लाया जा सकता। तो एसटी कर्व तो ऐसा नहीं बनेगा। तो क्या वीटी कर्व ऐसा बन सकता है? क्या वीटी कर्व ऐसा बन सकता है? चलिए इसको छोड़िए, ऐसा बन सकता है क्या? एक पार्टिकल के लिए वीटी कर्व ऐसा बन सकता है क्या? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कर्व नहीं बन सकता। कंसेप्ट एकदम आपका ठीक है कि अगर हम एक लाइन खींचें, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। ठीक, यहां पे टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम तो सही है, टाइम के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज एक ही टाइम पर पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कर्व नहीं हो सकता। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास एक कर्व है ए बी सी डी ई तक, यह है पोजीशन टाइम कर्व, यह है पोजीशन टाइम कर्व। हमसे ऐसा पूछा है कि बताइए पॉइंट ए पर ए, कैपिटल ए पर एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताना है। तो हम देखेंगे पॉइंट ए को। देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ओ से ए तक हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले ओ टू ए, एक एक पॉइंट को हम लोग डिराइव करते हैं, फिर बात करेंगे। अगर हम ओ से ए तक देखें तो कर्व थोड़ा सा इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे ये कर्व बेसिकली ऐसा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बनाऊं तो यहां पे स्लोप इसका ज्यादा है और स्लोप इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है, क्योंकि यहां पर स्लोप कम होता जा रहा है। ये कर्व जो है ओ से लेकर ए तक, ये कुछ ऐसा है, ठीक। तो इसका स्लोप क्योंकि कम होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पॉइंट ओ से लेकर ए तक की हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, और क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, ठीक है। हम बात करते हैं ए से बी तक। ए से बी तक हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मुझे नहीं पता कि आपको कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां बना रहा हूं जूम करके, वो हमें मान के चलना है। तो ए से लेकर बी तक हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन यानी कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। ये ए से लेके बी तक का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। देखिए मैं कुछ अलग नहीं कर रहा,
जो 10 मिनट पहले इसी लेक्चर मैंने आपको सिखाया है कि स्ट्रेट लाइन कर्व कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, वही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। पॉइंट बी एक स्पेशल पॉइंट है। पॉइंट बी स्पेशल है। पॉइंट बी स्पेशल क्यों है? क्योंकि पॉइंट बी टॉप पर है, यहां पर स्लोप 0 है। स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। पॉइंट बी पर पार्टिकल रेस्ट में है। एक्सेलरेशन से भी मतलब नहीं। फिर आ जाते हैं बी से सी, बी टू सी। बी टू सी अगर हम देखें तो कर्व कुछ ऐसा है, ये बी है, ये सी। बी पर स्लोप था 0 और अब ये नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सी तक। तो यहां से पर ऐसा आता जा रहा है, सब सी तक बढ़ रहा है स्लोप। अब आप देखिए ये कर्व ऐसा था, ये ऐसे 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 आएगा और फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझिए, ये है थीटा, फिर थीटा। तो जो tan थीटा है हमारा, इस पॉइंट पर tan थीटा बढ़ रहा है। अगर स्लोप ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, स्लोप इज इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने पत्थर को ऊपर फेंका, ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती जा रही है, रिड्यूसिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, पता नहीं क्यों हुई। फिर उसके बाद बी पर 0 हो गई और वापस से नीचे आते टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। पॉइंट सी लोअर मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी फिर से 0 हो गई क्योंकि स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 हो गया पॉइंट सी, स्लोप 0, वेलोसिटी 0। क्लियर? सिमिलरली पॉइंट सी से डी कुछ इस तरह का कर्व है। सी से डी कुछ इस तरह का कर्व है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट में बताओ सी से डी का मोशन कैसा है। इसके लिए आपको सिर्फ कर्व देखना है जो मैंने 10 मिनट पहले आपको समझाया है। ऐसा वाला कर्व कहाँ होता है वो आप देखो और वो का वही स्टेटमेंट आप कमेंट में लिख सकते हो कि कैसा ग्राफ होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व है, इस कर्व का स्लोप बताओ, यानी कि एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सोचिए चेंज इन वेलोसिटी 0 से लेकर के 6 सेकंड में, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है? v2 है माइनस का 30, v1 कितना है? 30। देखिए v2 है माइनस 30, v1 है 30 अपॉन टाइम है 6 और माइनस का 0। इनिशियल टाइम 0 था तो कितना एक्सेलरेशन जाएगा? -30 -30 माइनस का 60 अपॉन 6 माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बताइए कि ये नेगेटिव क्यों आया है? आप समझिए, नेगेटिव ये इसलिए आया है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसको हम रिटार्डेशन कह देते हैं। क्या आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो
इन 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम बता सकते हैं एरिया अंडर वीटी कर्व। तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए बेस है 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड का, और हाइट है 30, तो हाफ बेस इनटू हाइट, आंसर आ जाएगा 45 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में आएगा, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, टाइम सेकंड्स में है। तो हमारे पास क्या आ गया, बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार है, वो एक्सेलरेट होती है कुछ टाइम तक, एक्सेलरेट होगी अल्फा एक्सेलरेशन से, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार है, वो थोड़े टाइम तक एक्सेलरेट होती है और फिर रिटार्ड होकर के रुक जाती है। एक्सेलरेट होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वो वापस से रिटार्ड होकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। टोटल टाइम उसमें लगता है कुछ t। अब उसने ये नहीं बोला कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट हो रही है और कितने टाइम तक रिटार्ड हो रही है। तो हम एक कर्व बनाते हैं। पूछा ये है Vmax कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। आप कर्व पे समझिए कि कुछ देर तक तो ये एक्सेलरेट हो रही है और कुछ देर तक रिटार्ड होकर के रुक रही है। मान लो ये टोटल टाइम है t, ऐसा उसने बोला है, ठीक। ये vt कर्व है, ठीक। तो जब एक्सेलरेट होगी तो यहां तक पहुंचेगी Vmax तक, यही पूछा है। मान लो ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2, ठीक। दो चीज पूछी है, Vmax और टोटल डिस्टेंस। तो Vmax निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे। Vmax निकालने के सबसे पहले t1 को देखो। t1 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t1, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कितना है, एट अ रेट ऑफ अल्फा, ठीक है ना, अल्फा। और रिटार्डेशन कितना है, बीटा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से यहां तक आने में अल्फा होगा Vmax अपॉन t1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है, टाइम लगा t1 अल्फा। तो t1 आ जाएगा Vmax अपॉन अल्फा। इन द सेम वे बीटा आ जाएगा Vmax अपॉन t2। तो t2 कितना हो जाएगा, Vmax अपॉन बीटा, ठीक। Vmax अपॉन बीटा। टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज t। तो हो जाएगा Vmax अपॉन अल्फा प्लस Vmax अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू t। Vmax is equals to 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to t। तो Vmax आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर t। तो Vmax आ जाएगा, सॉरी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये V मैक्सिमम आ गया। सेकंड कह रहा है कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश तो कर सकते हो एटलीस्ट। काम क्या करना है, काम ये करना है आपको इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, टोटल एरिया। अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश तो करो। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया के अंडर कर्व कितना है, इसका कर्व एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट।
तो हाफ बेस है टी, बेस कितना है टी, और हाइट कितना है वी मैक्स, तो हाफ टी, वी मैक्स कितना है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गया, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो टोटल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर आ गया। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें एक वीटी कर्व दिया है। इस वीटी कर्व के लिए दो चीजें पूछी है। पहला पूछा है इसका करस्पॉन्डिंग एटी कर्व बताओ, सॉरी एटी नहीं, पोजीशन टाइम कर्व। एटी भी निकाल सकते हैं, एटी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन टाइम कर्व बताओ पहली बात। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे ही बना लेते हैं पोजीशन टाइम कर्व। तो पोजीशन टाइम कर्व बनाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा इसको लिख देते हैं ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। तो ओ से लेकर ए तक अगर हम देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है ओ टू ए, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ी 0 से 10 हो गई, 0 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो पोजीशन टाइम कर्व ऐसा आता है, ठीक। तो 0 से ए तक, ओ से लेके ए तक ऐसा है। थोड़ा सा सुंदर देखें, ये कर्व ऐसा है, ठीक है ना। ये ओ ए हो गया लगभग 2 सेकंड का, ये इसको इधर मिला देते हैं। उसके बाद ए से बी तक बात करें, ए से बी तक, ए टू बी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कर्व स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये पोजीशन टाइम कर्व लिया मैंने, पोजीशन टाइम कर्व, ठीक, ए से बी। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं ताकि पहुंच जाए वहां तक ऐसे। अब बी टू सी, BC हम देखेंगे, फिर अगेन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, मोर देन 0 कुछ पॉजिटिव आएगा, अगेन कर्व ऐसे बढ़ेगा, पोजीशन टाइम, ये C। और फिर C से D, C टू D, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 0 हो गई लास्ट में, और एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि अभी भी पोजीशन तो बढ़ेगी लेकिन ऐसे, ठीक है, सी से ये डी पॉइंट ऐसे। तो क्योंकि देखिए जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मैंने आपको कर्व बताया, वो इस तरह से बनता है कर्व। जब पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, ऊपर जाने वाला ये ऐसे, ठीक है। तो वही कर्व को हम फॉलो करते हुए सी से डी तक आ गए, ठीक। दूसरी चीज इसमें पूछेगा आपसे, बताओ कितना डिस्टेंस टोटल चला, डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस बता दो। तो कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे ये एरिया ट्रायंगल का, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ये पूरा ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है ना, सही है। ये ट्रिपेजियम ले लेते हैं, ट्रिपेजियम पूरा, और ये ट्रायंगल। तो एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आएगा 2, और ये है अपने पास, अच्छा ये नहीं पता ना हमें यहाँ पे कितना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ऐसे मैच करा देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं सबसे पहले। एक ट्रायंगल है, फिर ये है, फिर यहां से ले लो, ये ट्रायंगल हो जाएगा, और ये पूरा ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब हमारे पास सब आंसर आ जाएगा। तो एक एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5,
ये 5 एरियाज निकाल लेंगे और पांचों का जो सम होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एरिया 1 निकालेंगे सबसे पहले, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, थोड़ा बड़ा देखता हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट 2 इंटू 10 प्लस बेस इंटू हाइट 2 इंटू 10, ठीक है ना, ये 2 और हाइट 10 प्लस एरिया 3 बेस 2 इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1 2 3 4 हो गया ना, इसका पांचवा बेस कितना है 2 हाफ बेस इंटू हाइट है 20, ये ट्रायंगल का एरिया, पूरा ट्रायंगल ले लिया बेस इंटू हाइट। तो टोटल एरिया आ जाएगा इसका 10 प्लस 20 20 40 प्लस 10 प्लस 20, तो 20 और 20 40 और 40 80, 80 मीटर्स अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से, या डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा टोटल उसमें 80 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1D मोशन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ या कौन सा कर्व पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे है स्पीड, कौन सा कर्व इनमें से पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम, टाइम के साथ टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है। सोचो, देखो यहां से डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस कम हुआ, फिर डिस्टेंस बढ़ा, क्या कभी डिस्टेंस कम हो सकता है किसी पार्टिकल का? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला तो जरूर आप बता दोगे, पोजीशन टाइम, ये क्या है पोजीशन, पोजीशन टाइम, ये वाला तो आप जरूर से बता दोगे। आप एक लाइन खींचोगे, क्या एक पॉइंट पर यानी कि एक टाइम पर, इस टाइम पर 2 पोजीशन हो सकती है? नहीं, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। इसके नेक्स्ट देखें, ये वाला, इसका आंसर भी आप बता दोगे, वेलोसिटी टाइम, एक टाइम पर 2 वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, स्पीड देखिए, तो आप कहोगे नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका रीजन था डिस्टेंस रिड्यूस नहीं हो सकता, एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पर 2 स्पीड नहीं हो सकती, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया।